how are you all? I am pretty sure that you all are fine. Let me introduce myself. This is Miss Aksa Khalid, and I've been teaching English language since 2008. So yeah, it's quite a long time. So today I have selected the topic passive voice for my demo class. And why I have chosen this topic? मैंने ये topic क्यों choose किया है? There is a reason behind it, and the reason is we can speak English within the boundary of tenses. If you have know-how about tenses, if your concepts of tenses are clear, you can speak English. But if you want yourself to be very fluent in speaking English, not only fluent, but very extraordinary uh, speaking skills, so you must learn something beside tenses. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आए और टेंसेस के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश सुनकर लोग बस वाह वाह करते रह जाएं, तो आपको यकीनन टेंसेस से बढ़ के कुछ सीखना होगा. अच्छा, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू enhance our spoken skills, and in those topics we can use structures, we can use models, conditional sentences, wishes, right, and causative sentences, passive voice. ठीक है, so these are the things that makes our English very perfect, and if you have knowledge about all these things, so no one can beat you in speaking, right? Acha, when I was doing language course back in 2008, so my teacher used to tell that to know the intelligence of speaking of someone, you should notice two things. अगर आपको किसी की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स चेक करनी है तो आप दो चीज़ों को नोट कीजिए. पहली चीज़, हाउ ही और शी इज़ यूजिंग WH questions and interrogative sentences, right? And the second thing, how he or she is using passive voice fluently or easily in her or his spoken. So passive voice यूज करने का मकसद यही है कि I want you all to learn the use of passive voice. So let's start. अगर कोई शख्स WH questions और passive voice को easily और बहुत बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी स्पीकिंग में बोल रहा है, it means that he or she has proper knowledge of speaking, or you can say he or she has the proper knowledge of using grammar. Well, so let's start our discussion about passive voice. Okay, first of all, I've written the definition, that is, when we want to emphasize the action and the object of the sentence rather than subject, we use passive voice sentence. जब हम अपनी स्पीकिंग में emphasize करते हैं वर्ब पर यानी कि एक्शन पर और ऑब्जेक्ट पर, अपने सेंटेंस के एक्शन पर और ऑब्जेक्ट पर, rather than सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं, मेन फोकस हमारा किस पर होता है, अपने सेंटेंस के एक्शन पर और सेंटेंस पर, आई मीन ऑब्जेक्ट पर, तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, दिस इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्योंकि इसमें डायरेक्ट बात की जा रही है. ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, राइट. बट अगर मैं इफ आई डोंट वांट टू एम्फेसाइज ऑन मी, अगर मैं अपने आप को मेंशन नहीं करना चाह रही, या मैं आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एज द सब्जेक्ट, राइट. एंड सब्जेक्ट की जगह पे हम जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हम उसे जो है रिप्लेस कर देंगे. उसके बाद वी विल पुट हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस, राइट. और उस पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के बाद वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने के बाद हम यूज करते हैं बाय और मी. बेसिकली इन स्पीकिंग जब हमारा एक्शन तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम बाय के साथ सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते. इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन इट इन एनी रिटन वर्क. जब हम कोई ऐसे लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं या वॉट एवर यू आर राइटिंग अबाउट योर सब्जेक्ट, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यू आर डूइंग
अनसीन वर्क, तो उसमें लिखना ज़रूरी होता है. बट इन स्पीकिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मैंशन द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस. तो बेसिकली समटाइम्स हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं टू टॉन्ट एट समवन, किसी पर तंज करने के लिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. ठीक है. तो और समटाइम्स हम यूज़ करते हैं जब हमें सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस ना करना हो, एक्शन को और ऑब्जेक्ट को फोकस करना हो. राइट. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने अभी एक बोला था सेंटेंस कि आई टीच इंग्लिश. ठीक है. तो इंग्लिश इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और टीच वर्ब है, और आई सब्जेक्ट है. ठीक है. तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने बनाने के लिए क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने लिख दिया इसको सब्जेक्ट बनाकर. ठीक है. इंग्लिश. और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज एम आर. तो हमने इज यूज किया क्योंकि इंग्लिश इज अनकाउंटेबल नाउन. राइट. इज. एंड जैसे मैंने अभी बताया था कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, उसके बाद हमने लगाया बाय और मी. ठीक है. इंग्लिश इज टॉट बाय मी. फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, यानी कि दे प्ले फुटबॉल. जब हम पैसिव वॉइस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वो एक अजीब सा सेंटेंस बनता है. अजीब सा इन द सेंस कि हम नॉर्मली उर्दू बोलचाल में हम एक्टिव सेंटेंस बातें करते हैं, हम पैसिव नहीं करते. जैसे अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, इंग्लिश इज टॉट बाय मी. ठीक है. मेरे ज़रिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या उनके ज़रिए फुटबॉल खेली जाती है. हम ऐसे सेंटेंस नहीं बात करते. हम ऐसे बोलते हैं कि वो फुटबॉल खेलते हैं, या हम पढ़ते हैं, या हम स्कूल जाते हैं. हम इस तरह के सेंटेंसेस उर्दू में जब अक्सर बोलचाल में बोल रहे होते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. ओके. नाउ अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द रूल्स, what are the rules with the help of which we can make passive voice sentence. ठीक है. तो क्या रूल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट. हम क्या करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है. दूसरी चीज, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस. पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. दिस इज नेसेसरी. बहुत ज़रूरी है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो. अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करेंगे तो इट विल बी अ वेरी मैसिव ग्रामेटिकल फ्लॉ, जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. ठीक है. हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है. थर्ड रूल ये कहता है कि वी ऑलवेज यूज बाय. देखिए, आई हैव रिटन दिस इन इनवर्टेड कॉमास. वी ऑलवेज यूज बाय आफ्टर वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे, बाय. एंड देन वी पुट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि जो हमारे एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने अभी कहा कि आई टीच इंग्लिश, तो मैंने आई को यहाँ पे किससे रिप्लेस किया था, मी से. अभी इन नेक्स्ट पेज वी विल स्टडी व्हाट इज द चार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है. तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम क्या यूज करेंगे, बाय, और फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये नंबर 4 बहुत मेन पॉइंट है. एवरी टेंस ऑफ पैसिव वॉइस हैज इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब. पैसिव वॉइस के हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब है, डेट वी पुट राइट आफ्टर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो हम कहाँ पे यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बिल्कुल बाद में. ठीक है. अब इसको जरा with the help of chart we will study, with the help of chart we will study that what is subjective pronoun and what is objective pronoun. Subjective pronoun, you let me tell you कि subject is that person who performs the action. English language में subject वो subject नहीं, जैसे mathematics हो गया, accounting हो गया. No, in English language subject is called that person, that particular person who is the doer of the action. जो शख्स एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा था आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इसमें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट. ठीक है. तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, एंड यू इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल. यानी कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी है. ठीक है. यू मीन्स आप या तुम या आप सब.
ठीक है, दे मीन्स वो. इफ वी हैव इफ वी हैव द सब्जेक्ट दैट आर इन प्लूरल, अगर मैं हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो एक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो हम उनको दे कहेंगे, उर्दू में कहेंगे वो. ठीक है. और ही इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर सिंगुलर मेल सब्जेक्ट. ठीक है, अगर एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई एक शख्स है जो कि लड़का है या आदमी है या अंकल है, वो हु एल्स ही इज, जो भी हैं वो, हम उसके लिए ही यूज करेंगे. उसके बाद हम यूज करेंगे, हमने पढ़ रही हैं शी इज यूज फॉर सिंगुलर फीमेल सब्जेक्ट. अरे शी कैन बी अ बेबी गर्ल, शी कैन बी अ गर्ल, शी कैन बी अडल्ट, शी कैन बी आंट, कुछ कोई भी हो सकती है, बस वो लड़की होनी चाहिए, जेंडर उनका जो है वो फीमेल होना चाहिए. और इट इज यूज विद पर्सन, नॉट विद पर्सन. इट इज यूज विद प्लेस, एनिमल एंड थिंग, यानी कि जगहों के लिए उसके प्रोनाउन के तौर पर हम इट यूज करते हैं. और उसके अलावा वी यूज इट फॉर द प्रोनाउन ऑफ एनिमल्स एंड थिंग्स ऑल्सो. तो ये था सब्जेक्टिव प्रोनाउन. मेन बात अब ये समझने की है, जैसे अब आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, मी. ठीक है, अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में आई है और उस आई को हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, मी. ठीक है. इफ वी हैव वी in our active sentence, so for changing that we into objective pronoun we will use us. ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन है you, तो उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में रिप्लेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, you. नो चेंज विल बी डन, कोई चेंजेस नहीं है इसमें. अगर हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन में है दे, so we will replace they with them, and same as he will be replaced with him, and she will be replaced with her, and it will be replaced with it. It is rarely used, कभी हार्डली कोई 1% सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम it को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करते हैं, बहुत रेयरली यूज होता है. लेकिन अगर ऐसा कोई आपके पास सेंटेंस आ जाए जिसमें आप इट जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यस, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द सेम इट. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, let me set my camera for this. Yes, we are going to learn कि अब पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं. यस, अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा. अच्छा, लेट मी टेल यू कि इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट. M is used with I only, और R यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, दैट इज we, you, they. ठीक है. इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है एक्टिव का, तो जब हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे, यानी कि जब हम उसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम क्या करेंगे, was या were यूज करेंगे. इसी तरह जब फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर का प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा विल बी. ठीक है. अगर हमारे पास एक्टिव का सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट में इसको एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इज, एम, आर प्लस बीइंग, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम यूज करेंगे इज बीइंग, अगर आई है तो एम बीइंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, my teacher is teaching me English. ठीक है. my teacher is teaching me English. अब me है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मैं उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करने के लिए क्या करूंगी, I am being taught English by my teacher. I am being taught English by my teacher. मोस्टली अच्छा आई वाले सेंटेंसेस बहुत रेयरली यूज होते हैं, यानी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ तो हम आई के साथ एम और बीइंग लगाते हैं, बहुत कम यूज होते हैं. मोस्टली जो यूज होते हैं वो इज और आर होते हैं. सो नो इशू. अगर समटाइम्स जब हम एम वाले सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, बट इट्स ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. सो इज, एम, आर प्लस बीइंग, राइट. अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पैसिव के पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए वॉज वर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग. ठीक है. एंड देयर इज नो
method to make futures and future continuous passive voice. Active voice तो होता है future का obviously, but we cannot change future continuous active voice into passive voice. कोई rule ही नहीं है, कोई helping verb ही नहीं है, तो क्या करे बंदा? Yes, it has to be ignored by us. Okay. If we have active voice sentence that is in present perfect, so for changing that present perfect active voice sentence into passive voice, we use helping verb that is have been or has been. ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. और अगर हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हैड के साथ बीन लग जाएगा. ठीक है, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा दैट इज कॉल्ड विल हैव बीन. ठीक है. अच्छा, समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज के इज एम आर तो प्रेजेंट का भी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब तो पास्ट का भी है, हैव या हैज तो प्रेजेंट में भी आता है, एक्टिव ये सब एक्टिव के भी हैं. तो होता ये है कि फर्स्टली मेक श्योर दैट योर ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूजिंग टेंसेस एक्टिव वॉइस आर क्लियर. अगर वो क्लियर होंगे तभी आप ये समझ सकते हैं. अगर वो क्लियर नहीं है तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी मिक्स्ड विद एक्टिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस के सारा कॉन्सेप्ट एक्टिव वॉइस से मिक्स हो जाएगा. और जो कुछ थोड़ा बहुत हमने समझा होता है एक्टिव वॉइस बोलने के लिए तो वो हम फिर भूल जाते हैं, यानी कि टेंसेस हम मिक्स करना शुरू कर देते हैं. सो मेक श्योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, और मैं से कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट, राइट. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. आपको बिल्कुल ही समझ आया होगा. जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया है, द बॉक्सेस वेयर द क्रॉस हैज बीन मेंशन, मेक श्योर रिमेंबर इट, keep it in mind that we cannot make passive voice of present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous. ठीक है, इन चारों टेंसेस के एक्टिव तो बन सकते हैं, पैसिव नहीं बन सकते. राइट. नाउ द लास्ट थिंग इज एन एक्सरसाइज. ये एक एक्सरसाइज है दैट वाज प्रिपेयर्ड टू डू इट्स प्रैक्टिकल. देखें, थ्योरी पढ़नी जरूरी है, साथ साथ प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है. तो थ्योरी अभी हमने पढ़ी है. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द रूल्स. हम रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस. अच्छा, आज के इन टुडेज टॉपिक वी विल ओनली डिस्कस द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस एंड सो ऑन. राइट. सो नंबर 1, दे क्लीन देयर हाउसेस. दे क्लीन देयर हाउसेस, वो अपने घर साफ करते हैं. ठीक है, यहाँ इन दिस सेंटेंस दे इज सब्जेक्ट, यानी कि जो मैंने आपको बताया था डूअर ऑफ द एक्शन वो सब्जेक्ट होता है. कौन ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है? दे, यानी कि वो. दे आर प्लूरल, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? दे इज सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट है. क्लीन इज एन एक्शन, ये वर्ब है, एंड देयर हाउसेस इज ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पे ले आएंगे. ठीक है, अब देयर हाउसेस पूरा जो है दिस इज ऑब्जेक्ट, तो हमने एज इट इज इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिया देयर हाउसेस. अब हाउसेस प्लूरल था, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर. अब प्लूरल के साथ हमने आर यूज करना है, दैट्स व्हाई आई पुट इट आर. ठीक है, देयर हाउसेस आर, एंड आफ्टर यूजिंग we use third form of verb that is cleaned. clean की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? cleaned. और फिर इसके बाद हमने क्या लगा दिया? by, और by के बाद they का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था? that was them, तो हमने them लिख दिया. ठीक है, is it clear? I am sure that this is clear. Number 2, she buys a dress. वो ड्रेस खरीदती है या वो कपड़े खरीदती है. अब she is subject, buys is verb and address is object. Address will be replaced with its subjective pronoun. हमने क्या कर दिया? address लिख दिया. Remember that यहाँ पर address was in the middle of the sentence, that's why a was in small letter, but as now we are putting it in the start of the sentence, that's why a is written with capital letter. So address singular है इसलिए हमने is लगा दिया. Make sure के हम कौन सा sentence read कर रहे हैं अभी, which tense are we studying? प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इज एम आर. तो एड्रेस इज, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ बाय इज बॉट. एड्रेस इज बॉट बाय हर. शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया? हर.
A dress is bought by her, right? So प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस. अच्छा, फॉर योर इजीनेस जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर योर रीजन यू कैन राइट इज प्लस एम प्लस आर प्लस बीइंग. ठीक है, यानी कि अगर आप इज यूज करेंगे तो इसके साथ बीइंग यूज होगा, एम के साथ भी बीइंग यूज होगा और आर के साथ भी. सो आई शुड डू लाइक दिस. इन तीनों में से कोई एक चीज यूज होगी अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, फिर हम बीइंग यूज करेंगे. ओके, द सेंटेंस नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. दे आर डूइंग वर्क. दे आर डूइंग वर्क, वो काम कर रहे हैं. दे इज सब्जेक्ट. ठीक है, आर इज वर्ब, डूइंग इज sorry they is subject, are is helping verb. ठीक है, doing is verb and work यहाँ पर noun हो जाएगा. वैसे work is also verb, work जो है वर्ब भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्क अगर हम यहाँ पे यूज करते तो सेंटेंस हो जाता दे आर वर्किंग, फिर वो वर्ब कंसिडर होता. ठीक है, बट एज वी आर यूजिंग डू ओवर हियर एज अ वर्ब, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. ये वर्क कंसिडर नहीं किया जाएगा, नाउन वर्ब कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये नाउन कंसिडर किया जाएगा. सो यहाँ पर अब ये वर्क जो है दैट इज आर ऑब्जेक्ट. वैसे तो ये नाउन है लेकिन हमारा क्या कंसिडर होगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो हमने क्या कर दिया, वर्क यहाँ पे ले आए. ठीक है, वर्क, अब चूंकि वर्क इज अनकाउंटेबल. ठीक है, अनकाउंटेबल क्यों होगा, अनकाउंटेबल इसलिए होगा अगर आपने कहा कि मैंने खाना खाया है. ठीक है, तो अब आपसे पूछे आपने कितना खाना खाया है, तो आप किस तरह मेजर करके बताएंगे कि मैंने 2 स्पून खाए हैं, मैंने 4 प्लेटें खाई हैं. इस तरह में तो मेजर किया जा सकता है. तो अगर मैं तो, लेकिन आप यूँ नहीं कह सकते कि मैंने 4 किलो खाना खाया है, मैंने 4 लीटर खाना खाया है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अनकाउंटेबल है. ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड इन स्पून्स और प्लेट्स, लेकिन इसको हम किसी और तरीके से मेजर नहीं कर सकते. अब यहाँ पर जैसे मेंशन है वो काम कर रही हैं. ठीक है, इसीलिए इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है. सो फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स वी यूज इज, वर्क इज, बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस बनाया जा रहा है, that is why we will use being, and the third form of do is done. ठीक है, work is being done by them. they का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, them. work is being done by them, right? all right, next sentence for present continuous active voices. he is watching news. वो न्यूज देख रहा है. अब in this sentence he is subject, is helping verb, watching is verb and news is object. ठीक है, अब न्यूज इज ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट को हमने एज इट इज सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आना है, यानी कि न्यूज. अब न्यूज इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. ठीक है, न्यूज के साथ इसलिए हमने इज यूज यूज कर लिया. न्यूज इज बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसलिए हमने बीइंग यूज किया साथ. वॉच, the verb is watching, so the third form of watching is watched, यानी कि watched. और फिर आ गया by, और फिर आ गया he का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ he is him. ये आ गया, राइट? इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के लिए आई हैव रिटन सेंटेंस नंबर 1 दैट इज इन एक्टिव वॉइस, एंड द सेंटेंस इज they have won the award. they have won the award. they is subject, have is helping verb, won is verb and the award is object. तो द अवार्ड को हम ले आए बिल्कुल स्टार्ट में, द अवार्ड. अब चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने हैज बीन यूज किया एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस. ठीक है, वन is already written in third form in active voice sentence of this sentence of passive present perfect. ये बड़ा बेनिफिट होता है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को अगर हमें पैसिव में चेंज करना होता है, या पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को, या फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को. तो क्या होता है कि ऑलरेडी वी हैव बीन गिवन द थर्ड फॉर्म, तो उसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. इसलिए हमने एज इट इज क्या लिख दिया यहाँ पे, वन. थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज़ करते हैं बाय, और फिर दे की हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ कर लिया दैट इज देम. इसी तरह the last sentence of present perfect active voice is he has bought a car. Achha, now in this sentence he is subject because he is performing the action. Has is the helping verb of future perfect, right? And bought is the third form of buy, यानी कि buy की third form है. A car, a car मतलब एक गाड़ी. This is object.
अब आकार हम लिया यहाँ पर, राइट? आकार is being used for the subjective pronoun of the sentence for making it passive voice. तो आकार सिंगुलर थी इसलिए हमने has been यूज किया. After that we use third form that was bought by him. Him हमने क्यों यूज किया? क्योंकि it is the objective pronoun of he. So this is the beginning lecture for passive voice sentence. I am pretty sure that you all must have understood, and if there's any problem you can ask, feel freely, because it is the duty of a teacher to clear all the concepts of the students, right? So I am pretty sure that you must have understood. Thank you so much for listening to this lecture, and if you have any question you can ask me. Thank you so much, and Allah Hafiz. Have a great day.